बोर्ड के परीक्षार्थी अब कमर कस लीजिए, समय बहुत ही नज़दीक आता चला जा रहा है। जैसा कि फरवरी माह में आप लोगों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंक विभाजन देखते हैं, किस तरीके से इसका अंक विभाजित किया गया है। जैसा कि एग्ज़ामिनर आपको कम से कम 10 नंबर देगा ही देगा और अधिकतम 30 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती। तो हम लोग किस तरीके से 30 नंबर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले हम अंक विभाजन देखेंगे कि किस तरीके से प्रयोगात्मक परीक्षा में अंकों का विभाजन किया गया है। तो इसमें बाह्य परीक्षक और आंतरिक परीक्षक जो है, दो प्रकार के आपको परीक्षक मिलेंगे। बाह्य परीक्षक 15 नंबर देगा और आंतरिक परीक्षक भी 15 नंबर देगा। जो बाह्य परीक्षक होगा वो लिखित परीक्षा भी कराएगा। 10 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपको 6 प्रश्न देगा और उस 6 में से 4 प्रश्न करने होंगे। क्योंकि इसमें 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टर से 6 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा एग्ज़ामिनर जो बाहरी मूल्यांकन वाला होगा वो आपको मौखिक परीक्षा भी लेगा और आपको एक अभ्यास पुस्तिका बनानी है और चार्ट मॉडल वगैरह बनाना है, जिसके 5 नंबर निर्धारित हैं। इस तरीके से 15 अंक बाह्य मूल्यांकन के मिलेंगे और आंतरिक मूल्यांकन के भी 15 अंक निर्धारित हैं, जिसमें मॉडल चार्ट आप जो बनाएंगे और प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका और प्रैक्टिकल, ये दोनों मिला करके मॉडल चार्ट में 5 अंक और प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक और मौखिकी के 5 अंक, इस तरीके से 15 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षक मिल करके संयुक्त रूप से आपको 30 नंबर में अंक प्रदान करेंगे। तो किस तरीके से 30 में से 30 अंक मिलें, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगी उसके लिए ये 4 चैप्टर निर्धारित हैं। इन 4 चैप्टर से प्रश्न आएंगे। पहला चैप्टर है आपका आंकड़े स्रोत तथा संकलन, दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण और तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का आलेखी निरूपण और चौथा चैप्टर है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस तरीके से ये 4 चैप्टर से लिखित परीक्षा होगी और इसी में से एग्ज़ामिनर आपसे मौखिक परीक्षा कराएगा। और इसके अलावा इन्हीं चारों चैप्टर्स को आपको फाइल में बनाना भी है। तो कैसे फाइल बनाई जाएगी और जो है किस तरीके से लिखना है उसे हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। चैप्टर 1 जो आंकड़ों के स्रोत और संकलन है, इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये है चैप्टर 1 आंकड़े स्रोत और संकलन। तो आंकड़े क्या हैं, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। आंकड़ा से आशय अंकों के विशाल समूह तालिका से है, यानी अंकों का एक समूह जो है वो कहलाता है आंकड़ा। जब परिणाम को एक तालिका की में विविध संख्याओं द्वारा प्रकट किया जाता है तो वो आंकड़ा बन जाता है। यानी किसी सरल भाषा में अगर हम कहें तो आंकड़ा वो संख्या है जो संख्याओं की भाषा से कार्य के मापन और परिणाम को अपनी भाषा में अपनी आभा से ही हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देती है। यानी आंकड़े एक संख्यात्मक तथ्य है। आंकड़े मतलब संख्याओं का समूह है जिसकी सहायता से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो ये आंकड़ा है। अब ये इस तरीके से आपको फाइल में लिखना भी होगा। तो ये आपको कैसे मिले, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। आप ज्ञापम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझसे मांगेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे चैप्टर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है भूगोल में, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग।
भूगोल में आंकड़ों की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। ये प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन में आंकड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जैसे कि पृथ्वी के विविध रूपों और आर्थिक क्रियाकलापों की व्याख्या के लिए सबसे पहले आंकड़ों की ही आवश्यकता होती है। और किसी क्षेत्र के फसलों के उत्पादन, सिंचित क्षेत्र, वर्षा की मात्रा, उर्वरक, कीटनाशक और तमाम प्रकार की जो है भौगोलिक चीज़ों को हम आंकड़ों की सहायता से दर्शाते हैं। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने के लिए उस क्षेत्र के उच्चाउच्च जनसंख्या, जलवायु, कृषि, व्यवसाय, इसके लिए हमें आंकड़े जुटाने पड़ते हैं और योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आंकड़ों जो है ये आंकड़े प्रयोगात्मक भूगोल के साथ साथ अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य और सांख्यिकी के लिए भी आवश्यक हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों की आवश्यकता है कई क्षेत्रों में। अगला हमारा टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। किस तरीके से आंकड़े प्राप्त हो गए हैं तो उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है। तो आंकड़ों को एकत्र करना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक उपयोगी होता है उनका प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से आशय उन्हें उद्देश्यानुसार ठीक प्रकार से प्रस्तुत करने तथा उनके उपयोग करने से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। ये पूरा आपको फाइल में लिखना होगा। अब आंकड़े की स्रोत, यहाँ से समझने की बात है। देखिए, यहाँ से एग्जामिनर आपसे लिखित परीक्षा में भी प्रश्न पूछ सकता है और जो है मौखिकी में भी, वाइवा में भी पूछ सकता है। जैसे कि पूछ सकता है आंकड़े क्या हैं, तो आंकड़े जो है अंकों का एक समूह है जिससे सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और दूसरी बात पूछेगा आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, तो इसके दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अब यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हो। आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ जो है यह प्राथमिक आंकड़े होते हैं और गौड़ या द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत जो होते हैं व्यक्तिगत प्रेक्षण से होते हैं, साक्षात्कार विधि से, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य विधियां हैं। और इसके अलावा जो गौड़ स्रोत हैं मतलब जो प्राथमिक स्रोत है इसमें स्वयं जो है और जो आंकड़ा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है स्वयं आंकड़े इकट्ठा करता है। और आंकड़े इकट्ठे करने की जो विधियां हैं उसमें प्राथमिक स्रोत में ये व्यक्तिगत परीक्षण, यानी व्यक्ति स्वयं जाकर के परीक्षण करता है, क्षेत्र में साक्षात्कार लेता है, प्रश्नावलियाँ तैयार करता है और एक अनुसूची बनाता है और अन्य कई विधियां हैं। और जो गौड़ विधि है आंकड़ा प्राप्त करने की, वो प्रकाशित भी हो सकती है और अप्रकाशित हो सकती है। अगर प्रकाशित है तो सरकारी प्रकाशन हो सकता है, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो सकता है, निजी प्रकाशन हो सकता है, पत्र पत्रिकाएँ हो सकती है या अन्य प्रकाशन। और अप्रकाशित स्रोत है तो सरकारी अभिलेख है, अर्ध सरकारी अभिलेख है, गैर सरकारी या निजी अभिलेख है या अन्य है। तो इस तरीके से एक चार्ट आप बना सकते हैं आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियों के अंतर्गत। इसके अलावा इनको डिटेल में समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में पूरा लिखा हुआ, जैसे कि प्राथमिक आंकड़ों का व्यक्तिगत परीक्षण स्रोत वो है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से खोजबीन करके, सर्वेक्षण करके आंकड़ा इकट्ठा करता है। और साक्षात्कार में जो है क्या होता है, उसमें शोधकर्ता क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करके सूचनाएं एकत्र करता है। और प्रश्नावली में यानी प्रश्नों की एक सूची बनाता है और जिन्हें शोधकर्ता उनसे पूछता है, तो ये प्रश्नावली विधि हो गई। और अनुसूची में जो है प्रश्नों की सूची को एक अनुसूची कहते हैं। प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और इसमें उत्तरदाता को जो है स्वयं उत्तर भरने होते हैं। तो इस तरीके से ये विधियां हो गई। और इसके अलावा अन्य विधियों की अगर बात करें तो इसमें दूर संवेदन जो है, सुदूर संवेदन संग्रहण है या वायु फोटो चित्र के माध्यम से, ये सब चीज़ें। और द्वितीयक स्रोत की अगर बात करें तो प्रकाशित स्रोत में जो है इस प्रकार के प्रकाशित स्रोत जो है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्राधिकृत स्तर के प्रकाशन होते हैं। अब इसमें सरकारी प्रकाशन हो सकता है। सरकारी प्रकाशन में जैसे कि केंद्रीय है या राज्य सरकार के प्रकाशन हो सकते हैं, जैसे किसी भी कोई विभाग हो सकता है, मंत्रालय हो सकता है, जैसे जनगणना रिपोर्ट है, ये सरकारी गजट है, सरकारी समितियों की रिपोर्ट है, ये सब सरकारी प्रकाशन है। और अर्ध सरकारी प्रकाशन में नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम वगैरह हैं, जिला परिषद है, इनकी रिपोर्ट जो है अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन की बात की जाए तो इसमें जैसे यूएनओ वगैरह है या इनकी संस्थाएं हैं, जैसे यूनेस्को हैं
FAO है, FAO जिसको बोलते हैं, और UNDP वगैरह, और इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट जो तैयार होती हैं ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा निजी प्रकाशन में जो है देश में समाचार पत्र हैं, व्यक्तिगत प्रकाशन है, ठीक है, जो वार्षिक रूप से प्रकाशित होते रहते हैं, सब निजी प्रकाशन के अंतर्गत। पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें तो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, इनमें सब आंकड़े जो प्रकाशित होते रहते हैं, ठीक है। अन्य प्रकाशन में टेलीविज़न, इंटरनेट है, सोशल मीडिया आज के समय में, ये सब अन्य प्रकाशन के स्रोत हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। अब अप्रकाशित स्रोत की अगर बात करें, ये तो अब तक हम लोगों को प्रकाशित स्रोत देखा, यानी जो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत हमने बताया था कि दो तरीके हैं, एक प्रकाशित स्रोत और एक अप्रकाशित। तो जो दूसरा स्रोत है अप्रकाशित, इसमें आंकड़े जो है अप्रकाशित स्रोत में निम्नलिखित कुछ अभिलेख हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सरकारी अभिलेख है और अर्ध सरकारी अभिलेख है, गैर सरकारी या निजी अभिलेख है। अब सरकारी अभिलेखों की बात करें तो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न विषयों एवं संबंधित अभिलेखों, और जैसे तहसील वगैरह हैं, इन सब पटवारी वगैरह के भू संपत्ति के अभिलेख वगैरह, मानचित्र वगैरह, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। और अर्ध सरकारी अभिलेख की बात करें तो अर्ध सरकारी अभिलेख में जो है कुछ संस्थाएं हैं, जैसे नगर पालिका की, नगर निगम, पंचायतें, ठीक है, कर निर्धारण, विकास संबंधी योजनाओं के दस्तावेज आदि, ये सब अर्ध सरकारी अभिलेख होते हैं। गैर सरकारी या निजी अभिलेख की बात करें तो इसमें राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक संगठनों, कंपनियों, संघों एवं व्यापारियों के निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो लेखे जोखे आदि होते हैं गैर सरकारी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका स्रोत। अब अगला टॉपिक हमारा है आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। आंकड़ों का सारणीयन, किस तरीके से सारणीयन किया जाता है, वर्गीकरण। तो जो हमने आंकड़ा प्राप्त कर लिया, कौन सी विधि से, प्राथमिक और द्वितीयक विधि से। अब आंकड़े को वर्गीकृत करना है और इसकी सारणी रूप देना है। तो किस तरीके से इसको हम देते हैं, सारणीयन करते हैं, तो इसके जो तरीके हैं वो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका निरपेक्ष आंकड़ा और दूसरा प्रतिशत और एक सूचकांक। तीन विधियां हैं आंकड़ों को जो है इनको संशोधित करने का, प्रस्तुत करने का। तो निरपेक्ष आंकड़ा क्या होता है, जब आंकड़ों को उनके मूल रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें निरपेक्ष आंकड़ा कहते हैं। जैसे कृषि उत्पादन के आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े। इसी प्रकार से उन्हें अगर हम सामान्य सूत्र से प्रतिशत के रूप में निकाल लेते हैं और सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो प्रतिशत या अनुपात में कहलाते हैं। जैसे साक्षरता दर, वृद्धि दर, ये सब आंकड़े प्रतिशत या अनुपात में लिखे जाते हैं। और सूचकांक यानी इंडेक्स में ये एक माप है, सांख्यिकीय माप है। इसमें चरों में भौगोलिक स्थिति के समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को अभिकल्पित किया जाता है। तो इस तरीके से आंकड़ों को ये प्रस्तुत किया जाता है तीन तरीके से। अब आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया, प्राप्त किया गया, उसके बाद इनका वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि कच्चे आंकड़े जो होते हैं वो अवर्गीकृत होती हैं, तो इन्हें वर्गीकृत करना जरूरी होता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण यहाँ अगला टॉपिक है। तो वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल तैयार करते हैं, ठीक है। और वर्ग अंतराल के बाद में हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, फिर उन्हें मिलान चिन्ह द्वारा जो है, मिलान चिन्ह की सहायता से हम जो है, मिलान चिन्ह की सहायता और आवृत्ति या बारंबारता आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, इसकी सहायता से हम उन्हें जो है एक सारणी रूप में तैयार करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण को हम किस तरीके से करते हैं। जैसे किसी कक्षा में जो है 12वीं कक्षा में 40 छात्रों के द्वारा जो है भूगोल परीक्षा की प्राप्तांक की सूची प्राप्त की गई है। तो इसमें 40 बच्चों की भूगोल विषय के प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो इसमें हमको देखना होगा मिनिमम संख्या कौन सी है। तो मिनिमम संख्या जो है 20 है और मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हो 88 है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, 20 यानी 21 से लेकर 88 के बीच में वर्ग अंतराल देंगे। तो वर्ग अंतराल के लिए हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसको जो है वर्ग अंतराल में किया है, CI यानी क्लास इंटरवल। तो 20 यानी 21 जो है वो मैक्सिमम संख्या थी और 88 में जो 21 मिनिमम संख्या थी और 88 मैक्सिमम थी। तो 20 से लेकर के हमने 88 जो कि 90 से कम है, तो 90 तक हमने वर्गीकृत इसको किया है वर्ग अंतराल में।
तो 20 से 30 लिया, 30 से 40 लिया, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब इस क्लास इंटरवल में, इस वर्ग अंतराल में जो जो संख्या आ रहे हैं उनको हमने यहाँ लिख लिया। जैसे 20 से 30 के बीच में 21 है, 22 है, 24 है, 23 है, ये सब संख्याएँ आती हैं। हमने इसको लिया कहाँ से? तो आपने देखा होगा कि ये जो सूची है यहाँ पर, इस सूची में से हमने छांटा। जैसे 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है? 21 आ रही है, और इसके बाद में 23 आ रही है, और इसमें और देखते हैं 23 के बाद में जैसे 24 संख्या आ रही है, और 24 के बाद में 20 से 30 के बीच में 22 संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये संख्याओं को हमने यहाँ से लिया है, और ऐसे ही सारी संख्याएं हम लेते जाएंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे? मिलान चिन्ह देंगे। तो मिलान चिन्ह इसे टैली चिन्ह बोलते हैं। तो इसमें 4 संख्या है, तो हमने 4 इस तरीके से टैली चिन्ह लगा लिया। अगर ये 5 होगा तो इसको हम डायगोनल क्रॉस कर देंगे। अगर ये 6 7 होगा तो इसको फिर आगे ऐसे लेते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हम डायगोनल करते चले जाते हैं। तो अब इसमें 30 से 40 के बीच में जैसा कि 5 और 2 7 है, फिर इसको हम आवृत्ति में इस जो है एक कॉलम बनाते हैं। तो उसमें हम इस संख्या लिखते चले जाते हैं। 4 डंडी है तो 4 लिख दिया। और ये मैंने बताया कि जैसा 5 को हम क्या करते हैं, इस 4 को इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं तो ये 5 हो जाता है, और 2 और है तो ये 7 होगा। इस तरीके से सभी वर्ग अंतराल में हम ये संख्या लिखते चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं आवृत्ति। और लास्ट इसको टोटल करेंगे तो ये 40 है, जैसा कि 40 विद्यार्थी थे। अब इसी को संचयी आवृत्ति में कन्वर्ट करते हैं। संचयी आवृत्ति जो है वो इसी को जोड़ते चले जाते हैं। संचयी आवृत्ति में क्या होता है, जो पहली संख्या है इसे तो हम हूबहू उतार लेते हैं, और इसमें हम ये वाली संख्या नीचे वाली जोड़ते चले जाते हैं। तो 7 में 4 में 7 जोड़ा तो 11 आ गया। अब 11 में जो है 7 जोड़ा तो 18 आ गया। अब 18 में 6 जोड़ा तो 24 आ गया, और 24 में 7 जोड़ा तो 31 आ गया। 31 में 4 जोड़ा तो 35 आ गया, और 35 में 5 जोड़ा तो 40 आ गया। यानी जो लास्ट वाली संख्या है ये टोटल नंबर के बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम आंकड़ों को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं, सारणीयन कर, इसको सारणीकरण को बोलते हैं, टेबुलेशन। तो हमने इस तरीके से टेबल फॉर्म में बना दिया। अब जैसा कि मैंने बताया था, आवृत्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक साधारण आवृत्ति और एक संचयी आवृत्ति। तो साधारण आवृत्ति को एफ द्वारा डिनोट करते हैं, और संचयी आवृत्ति को सी एफ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने बताया, जोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया टेबुलेशन जो है, सारणीयन। अब हम यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल तैयार करने की विधि देखेंगे। जो वर्ग अंतराल हमारा किस विधि से तैयार किया जाता है, तो इसकी 2 विधियाँ हैं, अपवर्ती विधि और समावेशी विधि। अपवर्ती विधि में जो है सीधे सीधे लिखते चले जाते हैं। जैसे हमने लिया था 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ये अपवर्ती विधि कहलाती है। ठीक है, और यानी इसमें इस विधि में एक वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा के बराबर होती है। जैसा कि एक वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, जैसे इसमें उच्चतम सीमा पहले वाले वर्ग अंतराल में उच्चतम सीमा 30 है, तो इसकी दूसरे वर्ग अंतराल में इसकी निम्नतम सीमा 30 होगी। कहने का मतलब ये है। तो इसे बोलते हैं अपवर्ती विधि। और समावेशी विधि में, इस विधि में एक वर्ग की उच्चतम सीमा अगले वर्ग की निम्नतम सीमा से 1 कम होती है। जैसे इसमें 20 से लेकर 29 तक ये पहला वर्ग हो गया, पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी जो कॉलम ली गई, दूसरे कॉलम में 30 लिया गया, यानी 1 इससे अधिक है, 29 से 1 अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो निचला वर्ग अंतराल है उसका जो ऊपर वाला वर्ग अंतराल है उसकी जो उच्चतम सीमा है वो इससे निचले वाले लोअर सीमा से 1 कम रहता है। ये है अपर सीमा, और ये लोअर सीमा कहलाती है। किसी भी वर्ग अंतराल में पहली अंक जो है ये लोअर सीमा कहलाती है, और लास्ट वाली अपर सीमा कहलाती है। तो इसमें जो अपर सीमा है फर्स्ट वाले में, और जो लोअर सीमा है सेकंड वाले में, उससे 1 अपर सीमा में कम रहता है। कहने का मतलब ये है। तो इसको कहते हैं जो है समावेशी विधि, इसको कहते हैं समावेशी विधि। तो इसमें 20 से 29 हो गया, 30 से 39 हो गया, 40 से 49 हो गया। ठीक है, अब इसमें जितनी आवृत्ति आई वो सब हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से 2 विधियों से हम जो है वर्ग अंतराल बनाते हैं। अब देखो आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे आवृत्ति बहुभुज क्या है। आवृत्ति बहुभुज को हम लोग, जैसा कि नाम ही है आवृत्ति बहुभुज, तो इसको आवृत्ति से बनाते हैं। हमने पीछे लिया था, विद्यार्थियों की संख्या ली थी, 40 विद्यार्थी थे। ठीक है, और उनको हमने उनकी आवृत्ति बनाई थी।
आवृत्ति हमने इस तरीके से बनाई थी। ये आवृत्ति थी, ये विद्यार्थियों की आवृत्ति थी 4, 7, 7, 6, 7, 4, 5। तो मतलब एक वर्ग की आवृत्ति मिनिमम जो 4 है, मैक्सिमम 7 है। तो इसी के अंतर्गत हमको जो है विद्यार्थियों की संख्या लिखनी होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आवर्ती बहुभुज में इसको हम बनाने के लिए जो है सबसे पहले ये समझो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी आवर्ती बहुभुज क्या है। तो आवर्ती वितरण के ग्राफ को आवर्ती बहुभुज कहा जाता है। ये 2 या 2 से अधिक आवर्ती वितरण की तुलना करने में प्रयुक्त होता है। अब ये चित्र आप देख सकते हो, इसमें दंड आरेख बनाया जाता है और रेखा चित्र बनाया जाता है। तो आवर्ती जो बहुभुज है इसको बनाने के लिए जो दंड आरेख है इसका मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु दंड आरेख का, इसको हम लोग निकाल लेते हैं और फिर से हम सीधे खींच देते हैं पटरी से, तो ये बहुभुज बन जाता है। ठीक है, तो अब ये कैसे बनाते हैं इसे समझते हैं। तो देखो हमने जो पिछला जो हमने वो लिया था एग्जाम्पल, उसमें हमने बताया था कि मिनिमम 4, एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, मैक्सिमम 7 हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2-2 के अंतराल पे विद्यार्थियों की संख्या रख लेते हैं। तो 2 मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और एक साइड में हमने एक्स मतलब ये है ग्राफ के वाई एक्सेस और ये है ये एक्स एक्सेस, सॉरी ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो एक्स अक्ष पर हम लोगों ने प्राप्तांक लिख लिया है। अब प्राप्तांक हमने यहाँ पर 20 से 30 ग्रुप में, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 ये लिख रखा है। हमने देखा जो 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। इसी प्रकार से 30 से 40 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है ना। तो ये 6, इसको ऐसे समझो, ये 6, ये 8 है और ये 6 है, इसके बीच ये 7 है। तो यहाँ पर 7 विद्यार्थी जो है उनके अंक आए हैं 30 से 40 के बीच, तो हमने एक दंड बना लिया। और 4 विद्यार्थी जो है वो 20 से 30 के बीच अंक पाए हैं, तो हमने एक दंड बना लिया। और इसके अलावा 40 से 50 अंक पाने वाले भी विद्यार्थियों की संख्या 7 है, वो हमने देखा था पीछे। और 50 से 60 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, तो इसको एक दंड बना लिया। और 60 से 70 अंक पाने वाले विद्यार्थी भी 7 हैं, तो इसका भी एक दंड बना लिया। 70 से 80 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, तो इसका एक दंड बना लिया। और 80 से 90 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, तो इसका भी एक दंड बना लिया। तो इस तरीके से दंड बना लिया। और अब इस दंड को बनाने के बाद में हमको आवर्ती बहुभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सरल दंड आरेख है इसके मध्य बिंदु को हम निकालेंगे। इस तरीके से मध्य पॉइंट को निकालेंगे और मध्य पॉइंट को निकालने के बाद में हम एक सरल रेखा इस तरीके से खींच देंगे। यही हमारी कहलाएगी आवर्ती बहुभुज। ठीक है, तो ये आवर्ती बहुभुज तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग एक ओजाइव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओजाइव क्या है, एक्चुअली ये संचयी आवर्ती से निकाला जाता है। आवर्तियों के जोड़ को संचयी आवर्ती कहा जाता है और संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइव कहते हैं। तो पॉलीगन था उसको हम लोग जो है आवर्ती से बनाए थे, और यहाँ पर ओजाइव को हम लोग किससे बनाएंगे, इसको संचयी आवर्ती से बनाएंगे। तो इसकी इसकी विधियाँ जो है 2 प्रकार से हैं, कमतर विधि और अधिकतर विधि। इसे हम 2 विधियों से तैयार कर सकते हैं, एक तो कमतर विधि है और दूसरा अधिकतर विधि है। तो कमतर विधि से पहले हम लोग तैयार करते हैं। कमतर विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझो। इस विधि में श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवर्ती को जोड़ते जाते हैं। जब इन आवर्तियों को ग्राफ पेपर द्वारा अंकित किया जाता है तो एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बताया कि इस विधि में जो वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा लेते हैं। श्रेणी मतलब वर्ग अंतराल। तो जैसे वर्ग अंतराल हमने दिया था 20 से लेकर के 30, पहला वर्ग अंतराल था 20 से लेकर 30 के बीच में, दूसरा था 30 से 40 के बीच में। तो इसमें कहा गया है इसकी उच्च सीमा से शुरू करेंगे, और उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है। ठीक है, तो उच्च सीमा 30 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। कमतर विधि में कम लिखेंगे, तो 30 से कम, 40 से कम, यानी ये हम उच्चतर सीमा लेते जाएंगे। इस तरीके से तीसरा होगा 40 से 50 के बीच में, तो ये 50 इसकी जो है उच्चतम सीमा होगी। तो 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम और 90 से कम। और यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे संचयी आवर्ती को लिखते चले जाएंगे। तो जैसे संचयी आवर्ती 30 से कम में 4 है, 40 से कम में 11 है, ठीक है, और 50 से कम में 18 है, 60 से कम में 24 है, और 70 से कम में 31 है, 80 से कम में
35 है और 90 से कम में 40 है। ये सीधे सीधे हमने कहाँ से उतार दिया है, ये यहाँ हमने संचयी आवर्ती बनाई थी, इसी संचयी आवर्ती को सीधे सीधे हमने वहाँ पर उतार लिया। तो संचयी आवर्ती कमतर विधि में सीधे सीधे संचयी आवर्ती को हमने उतार लिया और इसे उतारने के बाद में फिर हमें एक वक्र बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे हम वक्र बनाएंगे। तो वक्र बनाने के लिए हमने जो ये पड़ी वाली रेखा है यानी यक्ष अक्ष पर हमने प्राप्तांक लिख लिए 30 से कम, 40 से कम, इस तरीके से, और इधर संचयी आवर्ती लिख ली हमने 10 से 0 से लेकर 40 तक। तो 0, 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर जैसे 30 से कम में कितनी संख्या है, तो 4 थी, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। 40 से कम में कितनी थी, 7 थी, ठीक है, 7 थी कि 11 थी, देखो ये इसको देखो चेक करो, ये 11 थी। 40 से कम में 11, 50 से कम में 18। तो इस तरीके से ये हम लेते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। देखो तो 40 से कम में 11 है और 50 से कम में 18 है, तो यहाँ बिंदु लिख लेंगे बीच से नीचे। 60 से कम में जो है आपका ये कितना 24 यानी कितना था, 24 था, तो यहाँ कर लेंगे। और 70 से कम में जो है आपका 31, 32 जो भी है यहाँ कर लेंगे। और 90 से कम में जो है जो 40 है इसको पॉइंट यहाँ, फिर इसके हम पॉइंट को मिला देंगे रफली। तो इस तरीके से हमको कमतर विधि से वोजाइव प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे अधिकतर विधि से वोजाइव बनाने की विधि क्या है। तो इस विधि में वर्गों की निम्न सीमा से शुरू करते हैं और संचयी आवर्ती से प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं। अब इसमें हम लोग प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटाते चले जाते हैं। तो इसमें हम लोग निम्न सीमा से शुरू करते हैं। तो ये 20 से 30 और 30 से 40, इसमें निम्न सीमा कौन सी हो गई, इधर वाली हो गई। तो 20 से अधिक, अधिकतर विधि में अधिक लिखते जाएंगे, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक, ठीक है। तो ये लिखते चले जाएंगे। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक इसमें क्या है, संचयी आवर्ती से प्रत्येक वर्ग की आवर्ती को घटा देते हैं, यानी या उल्टा लिख दो, जो हमने वहाँ से 4, 11, 18, 24, 31, 35, 40 प्राप्त किया था संचयी आवर्ती, तो इसको हमें उल्टा लिखते चले जाना है। यानी 40 को हम जो नीचे था ऊपर लिख लिया, फिर दूसरे नंबर लास्ट सेकंड लास्ट पे 35 था तो उसे ऊपर कर दिया, फिर 31, 24, 18, 11, 4। तो ये कमतर विधि, अधिकतर विधि में, कमतर विधि में हमने मतलब जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिया था और अधिकतर विधि में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में संचयी आवर्ती को लिया है। अब यहाँ पर जो है आरेख जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से गिरता हुआ बनेगा। यहाँ भी हमने संचयी आवर्ती को लिख लिया और यहाँ पर हमने प्राप्तांक को लिख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको बनाते चले जाएंगे। तो ये वोजाइव गिरता हुआ दिखाई देगा, तो ये अधिकतर विधि से हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम मिक्स करते हैं, अधिकतर विधि और कमतर विधि दोनों को मिक्स करके वोजाइव बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सारणी बना ली, वर्ग अंतराल, और कमतर विधि का ये लिख लिया जो है फ्रीक्वेंसी, और अधिकतर विधि की फ्रीक्वेंसी लिख ली। और 50 से 60 के बीच में यहाँ पर जो है आपकी दोनों की वोजाइव मिलेगी। तो ये 50 से 60 के बीच में देखा यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये कमतर विधि वाली चली गई, ये अधिकतर विधि वाली है। तो इस तरीके से हमने दोनों की वोजाइव प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। इसका PDF पूरा आप लेने के लिए आप, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी फाइल भी बनती है, तो फाइल पूरी चारों चैप्टर्स की फाइल की PDF पाने के लिए आपको मैंने बताया ज्ञापन चैनल जो हमारा YouTube है, इसके साथ साथ में एक हमारे जो है टेलीग्राम चैनल भी है। तो ज्ञापन टेलीग्राम चैनल का लिंक YouTube में दिया गया है, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप अगर डिमांड करेंगे तो वहाँ पर इसका PDF भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप कहेंगे तो दूसरा और तीसरा, चौथा, इस तरीके से सभी अध्यायों को हम यहाँ पर बारी बारी से पढ़ाएंगे। तो अगला हमारा जो अध्याय होगा वो आंकड़ों का प्रक्रमण होगा, ठीक है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको दूसरा चैप्टर भी चाहिए, अगला चैप्टर भी चाहिए, तो हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।